नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे। पहली खबर लखनऊ से, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव और डीएम हुए शामिल। तो चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश ने लोगों को पूरी सहायता के निर्देश जारी किए हैं। तो चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं और वैक्सीनेशन के तहत ये निरीक्षण करने का काम किया गया डीएम की तरफ से। तो लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया गया। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, एसीएस डॉक्टर रजनीश दुबे और डीएम शामिल बताए जा रहे इस निरीक्षण के दौरान। तो चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए। डीएम अभिषेक प्रकाश ने लोगों को पूरी सहायता के निर्देश भी दिए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए राहुल श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशेष आपसे जानना चाहेंगे राहुल कि जिस तरीके से ये निरीक्षण का काम किया जा रहा है लगातार, और ये खबरें लगातार सामने आती रहती है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो शहर बताए जाते हैं, जो क्षेत्र बताए जाते हैं, इस तरीके से निरीक्षण लगातार किया जाता रहता है। और ऐसे में ये भी कहा गया है कि जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधाएं रहेंगी, जिसमें कमियां आ रही है, उसे पूरा करने का काम जल्द किया जाएगा। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन काम हो रहा है। इसको लेकर एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया पहुंचे थे, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो पहुंचे हैं, सुरेश खन्ना उनके साथ डीएम है, वो लोग पहुंचे हैं पीजीआई, जहां जो वैक्सीनेशन है उसका निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां पर जो भी डॉक्टर है उनको निर्देश दिया गया है कि किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी की जाए, किसी के साथ भी कोई दिक्कत है। तो ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से। उसके साथ डीएम भी मौजूद थे और उन्होंने पीजीआई में जो वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है आज, उसका निरीक्षण किया। जी, लेकिन राहुल, यहाँ पर अगर निरीक्षण की आप बात बता रहे थे, तो वैक्सीनेशन को लेकर के दूसरे फेज में अब किस तरीके से वैक्सीनेशन लोगों तक पहुंचाई जाएगी, और उसके बाद से जैसे आम लोगों का नंबर कब तक लगेगा, इस बात पर क्या कुछ जानकारी दी गई है? देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रथम चरण में जो स्वास्थ्य कर्मी रह गए थे, उनको लेकर ये वैक्सीनेशन कार्य चलाया जा रहा है। और इसके बाद जब 50 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा, तब उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा, वो दूसरे चरण का होगा। आज जो प्रथम चरण में जो स्वास्थ्य कर्मी जो वैक्सीनेट नहीं हो पाए थे, उनको आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके बाद 50 साल से ऊपर और जो फ्रंट लाइन वॉरियर, जिसमें पुलिस सेना के जवान, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए। डीएम ने लोगों को पूरी सहायता के निर्देश भी जारी किए थे। तो लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान तमाम अधिकारी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के साथ एसीएस डॉक्टर रजनीश दुबे और डीएम भी शामिल बताए जा रहे थे। लखनऊ में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। 26 जनवरी के मौके पर होने वाले परेड का रिहर्सल किया गया। तो परेड रिहर्सल में जवानों ने अपना दमखम दिखाया। हर साल 26 जनवरी को जवानों की तरफ से परेड निकाली जाती है और ऐसे में एक बार फिर से रिहर्सल 26 जनवरी के लिए किया गया जवानों की तरफ से। तो लखनऊ से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब 26 जनवरी की परेड के लिए जवानों का रिहर्सल चल रहा था। 26 जनवरी के मौके पर होने वाले परेड के लिए जवानों का रिहर्सल चल रहा था और ये रिहर्सल के वक्त का वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे। तो लखनऊ में किस तरीके से गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो रही हैं, जोरों शोरों पर तैयारियां की जा रही हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस को लेकर के लखनऊ में भी तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही है। परेड की रिहर्सल भी जवानों की तरफ से की जा रही है और क्या कुछ तैयारियां परेड के साथ साथ की जा रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन होना है विधानसभा के सामने, उसको लेकर आज रिहर्सल किया गया। चारबाग से लेकर परिवर्तन चौक तक ये पूरा एक रूट तय हुआ है, जहां पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है सेना के जवानों के द्वारा। निश्चित तौर पर एक तरफ जहां रिहर्सल किया गया, वहीं दूसरी तरफ कोविड प्रोटोकॉल का भी
पूरी तरह से ध्यान उस दिन रखा जाए, क्योंकि काफी संख्या में वहां पर भीड़ एकत्रित होती है ये परेड देखने के लिए। तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा तरह से ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग किया जाए, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज इस परेड का रिहर्सल किया गया है। जी तो राहुल, आपने यहाँ कोविड की बात की, तो कोविड से रिलेटेड ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर 26 जनवरी अभी आने को है, ऐसे में आम लोगों के लिए किस तरीके की तैयारियां की गई है? क्योंकि लगातार जवानों की तरफ से परेड के रिहर्सल किए जा रहे हैं और जो सलामी उनकी तरफ से दी जाती है, उन सभी तरीके की तैयारियां तो कर ली गई है, लेकिन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? निश्चित तौर पर जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि जो हर साल भारी संख्या में लोग परेड देखने के लिए उपस्थित होते थे, वो इस बार ना आए। उनसे अपील की गई है कि वो घरों में ही बैठकर परेड का लुत्फ उठाएं, जिस तरह से परेड का आयोजन किया जाता है। और जो भी सीमित संख्या में वीआईपी आएंगे उनका सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वहां पर रखा जाएगा, पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। परेड वाले दिन मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे लोगों को। जो बच्चे देखने आना चाहते हैं उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया जाएगा ताकि वो परेड दे सके। लेकिन जो प्रशासन का अपील है कि लोग घरों में बैठ के इस बार परेड का लुत्फ उठाएं। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार अपने घरों पर रह करके टेलीविजन के माध्यम से या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए वो ऑनलाइन माध्यम से ये पूरा लाइव प्रसारण देख पाएंगे, लेकिन वहां पर नहीं जा सकते ताकि भीड़ ना इकट्ठी हो। निश्चित तौर पर जिस तरह से कोविड का समय चल रहा है, ऐसे में ज्यादा भीड़ इकट्ठित ना हो, ऐसे सीएम योगी आदित्यनाथ बार निर्देश देते रहे हैं और यही अपील जिला प्रशासन की तरफ से भी की गई है। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 26 जनवरी पर हर साल जवानों की परेड होती है और ऐसे में एक बार फिर लखनऊ में जवानों ने परेड के लिए रिहर्सल किया। तो गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां लखनऊ में शुरू हो चुकी है। तो लखनऊ में आयोजित हुआ बीजेपी का बूथ सम्मेलन कार्यक्रम और कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। तो ये कार्यक्रम बुलाया गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ के दौरे पर थे और इस दौरान तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, बैठकें बुलाई गई और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस सम्मेलन में शामिल भी हुए, इस सम्मेलन को संबोधित भी किया। इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मूल्यों, सिद्धांतों और अपनी राष्ट्र निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों के लिए एक नए मानक तय किए हैं और वे मानक जो लोकतंत्र के लिए जाने जाते थे कि लोकतंत्र में अगर कहीं भी वाद शब्द जुड़ता है, चाहे वह परिवारवाद हो, चाहे वह जातिवाद हो, चाहे वह क्षेत्रवाद हो, चाहे वह भाषावाद हो, वह न केवल लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी चुनौती देता है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद इस वाद ने भारत को कमजोर करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बल पर और आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व के उस ओजस्वी नेतृत्व में कार्य करता रहा और उसका परिणाम है कि दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया में लोकतांत्रिक ताकतों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। ये गौरव जहां हमारे लिए है, वहीं देश के अंदर यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। दुनिया आज आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है, मोदी जी की ओर देख रही है। तो अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करना, अपने दल के मूल्य और सिद्धांतों को अंगीकार करना, जहां ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ
प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं, चुनाव जीतने का मंत्र अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और ऐसे में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें जेपी नड्डा ने शिरकत भी की और संबोधित भी किया इस सम्मेलन को। इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और भी तमाम मंत्री नेता इस सम्मेलन में मौजूद बताए जा रहे थे। तो कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। तो बीजेपी का बूथ सम्मेलन कार्यक्रम बुलाया गया था। बस्ती में नकली पुलिस का पर्दाफाश किया गया। सराफा व्यवसाय से करोड़ों की लूट का मामला सामने आया था, जिसमें 19 लाख नगद और 12 लाख के सोने चांदी की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बस्ती एसपी हेमराज मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने कार्रवाई कर 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लूट की घटना में शामिल बताए जा रहे थे सभी पुलिस वाले, जिनको सस्पेंड करने का काम किया गया है एसपी की तरफ से। तो सभी के पास से लूट का पैसा और सामान बरामद कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की गई थी। तो बस्ती से खबर, जहां पर लोगों की रक्षा करने वाले ही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये मामला बस्ती से सामने आया, जहां पर नकली पुलिस का पर्दाफाश हुआ। सराफा व्यवसाय से करोड़ों की लूट का मामला। देखिए, कल 20 तारीख में जनपद गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों के द्वारा इसको कारित करना बताया जा रहा था। इसी में 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। एक धर्मेंद्र यादव, एक महेंद्र यादव और संतोष यादव। धर्मेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल है। गोरखपुर पुलिस के द्वारा इनका नाम प्रकाश में आया गया था, जिनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करके इनके पास से सारा सामान बरामद किया गया था। इन लोगों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके अलावा हमारे द्वारा इन तीनों जो कार्मिक हैं इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है और इनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो थाना स्तर पे सुपरवाइजरी लेवल पे जो लापरवाही बरती गई है, उसमें थाना प्रभारी और हेड मोहर्रर, कांस्टेबल मोहर्रर और जो ड्यूटी मुंशी है, इनको भी निलंबित किया गया है। साथ ही साथ में जो 2 कांस्टेबल थे, महेंद्र यादव और संतोष यादव, इनके साथ में जो सहकर्मी ड्यूटी पर थे और उनको जब ये अनुपस्थित रहे अपनी ड्यूटी से, उस समय इनका दायित्व था कि थाना प्रभारी को बताते या क्षेत्राधिकारी को बताते। इन लोगों ने भी नहीं बताया, तो इसमें एक जो क्यूआरटी कमांडर है राम नगीना प्रसाद, उसको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा अन्य 2 लोगों को और इसमें सस्पेंड किया गया है। तो कुल मिला के इसमें 12 लोगों पे सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोग जिन्होंने आपराधिक कृत्य किया उनके खिलाफ और 9 लोग वो हैं जिनकी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही बरती गई और जिसकी वजह से इस तरह की जो एक शर्मनाक घटना पुलिसकर्मियों के द्वारा कारित की गई है। इसमें सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और विभागीय कार्रवाई करके इन लोगों को जो भी विभाग के अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसके अंतर्गत इनको दंडित किया जाएगा। देखिए, कल 20 तारीख तो बुलंदशहर में सीमेंट व्यापारी से 5 लाख की फिरौती मांगी गई। फिरौती ना देने पर व्यापारी को हत्या की धमकी दी गई। पीड़ित ने बदमाश की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिरौती मामले में पहले 2 व्यापारियों की हत्या की जा चुकी है। तो ऐसे में 2 व्यापारियों की जो हत्या इससे पहले की गई है, तो जिस व्यापारी को ये धमकी दी गई है, व्यापारी फिलहाल डरा हुआ बताया जा रहा है और ऐसे में उसने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। बुलंदशहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीमेंट व्यापारी से 5 लाख की फिरौती बदमाशों ने मांगी है। फिरौती ना देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी बदमाशों की तरफ से दी गई है। पीड़ित ने बदमाशों के नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बुलंदशहर की खबर, जहां सीमेंट व्यापारी से 5 लाख की फिरौती मांगी गई। फिरौती ना देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई। दरअसल इससे पहले भी
2 व्यापारियों को कुछ बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया था। अब ऐसे में जो सीमेंट व्यापारी बताया जा रहा है वो डरा हुआ है, लेकिन उसने पीड़ित ने बदमाश की नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है। लखनऊ में गोंडा के डॉक्टर अपहरण कांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएमएस की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर गौरव हल्दर को सकुशल बरामद कर लिया गया। मामले में दिल्ली के डॉक्टर समेत 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। दिल्ली के डॉक्टर अभिषेक सिंह ने अपनी परिचित महिला डॉक्टर के साथ ये साजिश रची थी। बीएमएस के छात्र गौरव हल्दर को महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर बुलाया था मिलने। तो डॉक्टर अभिषेक और उसके साथियों ने नशे का इंजेक्शन देकर गोंडा से दिल्ली ले आए थे। दिल्ली में अपहरण के बाद गौरव हल्दर के पिता से मांगी गई थी 70 लाख की फिरौती। नोएडा से किया 3 लोगों को गिरफ्तार। तो इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। नोएडा से ये गिरफ्तारी की गई है। गौरव हल्दर सकुशल बरामद कर लिए गए। गोंडा के सनसनीखेज अपहरण कांड का यूपी एसटीएफ ने पर्दाफाश कर दिया है। तो वहीं गोरखपुर में पुलिस ने सराफा कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। सराफा व्यवसायी से लाखों की लूट का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने सराफा कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो व्यवसायी और उसके मुनीम से 30 लाख रुपए लूटे हैं। मामले में दरोगा, 2 सिपाही समेत 6 को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की गई। तो गोरखपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सराफा व्यवसायी के साथ लूट की घटना को अंजाम खुद खाकी के लोगों ने दिया। और ये पूरी घटना, जो लूट की घटना सामने आई है, इसमें 30 लाख रुपए की लूट की घटना बताई जा रही है। दरअसल 30 लाख रुपए व्यवसायी और उसके मुनीम से लूटे गए। और पूरे मामले में अब तक दरोगा और 2 सिपाही समेत 6 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गोरखपुर में कल एक घटना हुई। थाना कैंट से लेकर के गीडा तक सूचना ये मिली कि कुछ पुलिस वालों की वर्दी में लूट की घटना 2 सराफा व्यापारियों के साथ कारित किए हैं। टीम उस पर लगाई गई और 24 घंटे से भी कम समय में इसका खुलासा कर लिया गया है। इसमें 6 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। ये सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव हैं, पुरानी बस्ती थाने पे तैनात हैं। ये दूसरे आरक्षी है महेंद्र यादव, तीसरे आरक्षी है ये भी संतोष यादव। इसके अलावा ड्राइवर जो गाड़ी लेके आया था वह है देवेंद्र यादव, और सूचना देने वाला जो मुखबिरी करने वाला है ये शैलेश यादव। इस तरह से धर्मेंद्र यादव, महेंद्र यादव, संतोष यादव, देवेंद्र यादव, शैलेश यादव और दुर्गेश अग्रहरी, ये 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर जिले के बनेहेटा ग्राम से समाज सेवी जसपाल सिंह, जिनसे खास बातचीत करेंगी हमारी सहयोगी स्वाति चौरसिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं जसपाल सिंह, जो कि एक किसान हैं प्रमुखता और एक व्यवसायी हैं और समाज सेवी हैं। तो आइए उनसे ही हम बातचीत कर लेते हैं। तमाम बातों के ऊपर आपसे हमने चर्चा करी, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आप एक किसान भी हैं और इसीलिए आज आप हमें यहाँ पर लेकर के आए कि किस तरीके से किसानी होती है, किस तरह से आप अपने इस व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं और लोगों की आपने किस तरह से मदद की है इस ठंड में भी और कोरोना काल में भी। कोरोना काल में मैडम बताना चाहें कि हम यहाँ पे किसान हैं और किसान सेवी हैं, और हमारा थोड़ा सा टेडस का काम भी है, जिसमें जैसे बाहर से लोग आए कोरोना काल में और उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं मिली उनको, तो उनको रात बिरात रहने की व्यवस्था कराई गई और प्लस भोजन की व्यवस्था कराई गई, खाना रात में भी, जिसमें हमारे परिवार के भी सदस्य सहयोगी हैं और जिसमें हमने भी रात बिरात हमारा जो स्टाफ रहा उन्होंने भी दूर दूर जहाँ से भी कॉल आई, व्यवस्था हमको नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे रात में हमको खाने की व्यवस्था पहुँचानी पड़ी और उनको रुकने की व्यवस्था भी दी गई। जैसा भी हम लोग जैसा आगे चाहेंगे कि हम लोग अगर कर सकेंगे, जितना कर होता है हम लोग किया। और रात में जैसे लखनऊ से लोग आए
वो रात में रुके आके, नहीं उनको कुछ खाने की व्यवस्था हो पाई तो हम लोगों ने उनको रोका वहाँ पे अपने पास में, उनको रास्ते साधन की व्यवस्था कराई गई। जैसे कोई भी साधन जा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करके उनको पहुँचवाया गया जैसे तैसे। तो वो हम लोग रात में देखे 100 की तादाद में, 50 की तादाद में लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों ने हम लोगों की मदद की, हम लोगों ने उनकी मदद करी और उनको भोजन की व्यवस्था कराई गई, रुकने की व्यवस्था कराई गई। हमारा थोड़ा सा छोटा सा ट्रेडर्स का काम है जिस पे हमारे पास रुकने की व्यवस्था वहीं पे करा दी गई। छोटा मोटा एक टेंट लगवा दिया गया, उसमें रुकने की व्यवस्था, उनको कुछ बिस्तर दे दिए गए, उनको रुकने की व्यवस्था वहाँ करवा दी गई। बस यही हमसे जो कुछ हो चुका हमने किया। आगे भी जिस तरह से आपने बताया कि बेहद नेक काम आपने किया है, उस वक्त जब लोग के द्वारा आप लोग सब एकत्रित हुए और आप लोगों ने काम किया। ठंड में भी हम लोग ने कंबल वितरण किए थे, जबकि जो लोग हैं ठंड में भी हम लोगों ने अभी कुछ कंबल वितरण किए थे, जिससे रात में कंबल दे दिए गए, बंटवा दिए गए हम लोगों ने। तो करीब 40 से 50 कंबल भी हम लोग गए हैं। आगे भी व्यवस्था है, अभी जैसे भी रहेगा हम लोग हमको मिलेंगे तो तो यानी आपका जो सिलसिला है लोगों की मदद करने का, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, तो लगातार जारी, मुझे लगता है आज से नहीं बीते कई सालों से आप है लोगों की मदद करने का, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, तो लगातार जारी, और मुझे लगता है आज से नहीं बीते कई सालों से आप ये काम कर रहे हैं। जी मैडम, ये हम लोग जब भी कोई ज़रूरतमंद हम लोग को मिलता है हम लोग हमेशा उनकी मदद करते हैं। और ये हम लोग का एक दिन का नहीं है कि अगर हम लोग को कोई ज़रूरतमंद मिलेगा तो हम उसकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग टारगेट में रहते हैं कि जैसे कि जो भी हम लोगों को ज़रूरतमंद रास्ते में भी मिल गया तो उसकी भी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई रास्ते में किसी के पास पैसे नहीं है, कहीं जाने की, कुछ छूट गया, कभी कोई आ गया हमारे पास किराए के पैसे नहीं है तो उसको अवेलेबल करा दिया जाता है। तो यही हम लोगों का जो है काम, आगे भी करने की कोशिश करेंगे। जितना भी कोई हमसे अगर मदद मांगने आता है हम उसकी मदद करते हैं, कोशिश करेंगे कि मदद हम उसकी करेंगे हमेशा। ठीक है। और जिस तरीके से अभी कृषि कानूनों को लेकर के तमाम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों की भी मदद करने के लिए आप पहुंचे थे वहां पर, उनकी मदद आपने की है? मदद हम लोगों ने की है और करना भी चाहते हैं, लेकिन अब वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं हम लोग किसी कारण। और क्योंकि व्यवसाय भी है, हमारी कृषि भी है और उसको भी देखना है। वहाँ पे लाखों आदमी पड़ा हुआ है, जैसे भी ठंड में पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है, और वो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि उनका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए तो वो अपने अपने घरों पे पहुँच पाएँ। ठीक है। किसान, और आप एक किसान है, और आपसे बातचीत करके मुझे पता चला था कि आप एक, जो कह सकते हैं ना, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानी को लेकर के लोग सजग हों, किसानी को लेकर के लोग और ज़्यादा आगे बढ़ें। क्योंकि अक्सर बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि आप भी युवा हैं, कि कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, लेकिन किसान कोई नहीं बनना चाहता है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? और लोगों को आप बताइए कि किसान हो करके, आप एक किसानी करके किस तरह से अपने पेट का परिवार तो पालते ही पालते हैं, देश का परिवार पालते हैं, और साथ में ही आपकी कमाई और आमदनी भी अच्छी है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। मैडम, हम लोगों की जो कमाई है वो कमाई अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी कृषि है, कृषि हमारी जब MSP जो चल रही है, लागू है, उसके द्वारा हम लोग को थोड़ा बहुत जो है रेट मिल जाता है मार्केट में। तो जब MSP नहीं रहेगी तो हम लोग को रेट नहीं मिलेगा। अभी भी देख लीजिए, आज की डेट में हमारा जो धान बिक रहा है वो 800-900 रुपये कुंटल हम लोगों ने धान बेचा है मंडी में, और 900 रुपये कुंटल धान बेच के किसान जो है खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अपनी आगे आने वाले जो है सिस्टम को नहीं सुधार पाएगा। चलिए, लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं, जैसे किस तरह से आप इसको और बेहतर करें? क्या युवाओं को इसमें जुड़ना चाहिए? अगर चीज़ें सुधर जी जाती हैं, तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, अगर लॉ चेंज हो जाता है, जो किसान कानून है वो चेंज हो जाता है, तब आप कितना अच्छा देखते हैं किसानी को? जहाँ पर मैं ऐसे कई लोग मिले हैं जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो खुद अब तरह तरह की फसलें बो रहे हैं और उससे उनको काफी फायदा भी हो रहा है। और वो खुद अब तरह तरह की फसलें बो रहे हैं और उससे उनको काफी फायदा भी हो रहा है। मैडम, उनको फायदा हो रहा है, जो तरह तरह की फसलें बोई जा रही हैं उसका किसान तो कर लेता है, प्रोडक्शन तो हो जाता है, लेकिन उसका जब मार्केट में पहुंचता है तो हम लोगों को उसका रेट नहीं मिल पाता है। उसका रेट सिर्फ व्यापारियों को मिलता है और वो व्यापारी ही कर सकते हैं। किसान को फायदा उसका कभी ना मिला है, उसका ना मिलेगा। चलिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके आगे चल करके अब आगे क्या प्लानिंग है? जैसे आपने बताया समाज सेवी भी हैं और इसीलिए आज हम यहाँ पे आपसे मुखातिब हुए, तमाम बातें कर रहे हैं। आगे के क्या प्लान है? किस तरह से आप लोगों को मदद करेंगे? जैसे भी हम लोगों से हो सकेगा, किसी प्रकार की भी मदद हमसे हो सकेगी, जो भी उनको आवश्यकता होगी उस तरीके की मदद हम लोग करेंगे और करने के लिए तैयार हैं। जैसे भी हम लोग जिस सिस्टम में हैं वैसा हम लोगों के आगे अगर आता है कुछ तो हम लोग उसकी मदद करेंगे, हर तरीके से करेंगे मदद, जैसे भी हमसे हो सकेगा।
तो ठीक है, ये हमारे साथ थे जसपाल जी। तमाम बातें रखते हुए समाज सेवी हैं आप, और काफी लंबे समय से ये तमाम लोगों की मदद करते आ रहे हैं। ये कोरोना काल में भी इन्होंने सैकड़ों लोगों की मदद करी थी। कैमरा पर्सन अतुल के साथ स्वाति चौरसिया, सीतापुर। ठीक, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका।